हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी विद्या चैनल। आज हम लोग डीपीएसपी कंप्लीट करने जा रहे हैं। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो जितने भी डीपीएसपीज़ है उसको हम लोग डिटेल में कवर करेंगे थ्रू माइंड मैप्स। तो स्टार्ट करते हैं। पहले डीपीएसपी का हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि डीपीएसपी क्या है, किसका पार्ट क्या है। तो डीपीएसपी कौन से पार्ट में आता है? तो पार्ट 4 में आता है डीपीएसपी। तो और पार्ट 4 के किस किस आर्टिकल से? तो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक आता है। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन से आर्टिकल में आता है? आप कमेंट करना। और एक और चीज़ कमेंट करना कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं, फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट को एक और नाम से क्या कहा जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी पीवाईक्यू में आया था। और डीपीएसपी को किससे बोरो किया गया है? तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। और डीपीएसपी का नेचर क्या है? तो डीपीएसपी का नेचर होता है बेसिकली वो जो हमारा गवर्नमेंट है हर स्टेट का, उसको एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। और ये इन्फोर्सेबल इन नेचर होता है, आप इसको जाकर कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो। उसके बाद इसका पर्पस क्यों हुआ, डीपीएसपी बनाने का पर्पस क्यों हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? तो क्या करने के लिए? प्रमोट वेलफेयर स्टेट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू। तो स्टेट्स का वेलफेयर करने के लिए, लोगों का वेलफेयर करने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के लिए इसको बनाया गया। मेन गोल क्या है डीपीएसपी का? तो इस्टेब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? तो रिप्रेजेंट पॉजिटिव राइट्स ऑफ सिटीजन। और फंडामेंटल राइट को मैंने आपको बताया था वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो निगेटिव करता है वो। और डीपीएसपी क्या करता है? तो पॉजिटिव राइट करता है। और गवर्नमेंट को एक्सपेक्टेड होता है कि ये फॉलो, अगर चाहे तो गवर्नमेंट नहीं भी फॉलो कर सकता है, क्योंकि ये इन्फोर्सेबल इन कोर्ट नहीं है, पर ये गवर्नमेंट को होता है कि आपको ये फॉलो करना है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो डीपीएसपी को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला क्या? सोशलिस्ट प्रिंसिपल, इसके बाद लिबरल प्रिंसिपल और फिर गांधीयन प्रिंसिपल। तो अब पहले देखते हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल। ये इसका सारा आर्टिकल है, तो मैं आर्टिकल आपको आगे पढ़ाऊंगी, पर आप ऐसे एक बार अच्छे से देख लो कि आपका माइंड क्लियर हो जाएगा कि सोशलिस्ट में कौन कौन से आते हैं, लिबरल में कौन कौन से आते हैं और गांधीयन में कौन कौन से आते हैं। तो सोशलिस्ट में पहले क्या आते हैं? तो प्रोवाइड एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड। मतलब एक अच्छा लाइवलीहुड प्रोवाइड करना है स्टेट को, वो है इसमें। उसके बाद इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज। सभी इंसान को इक्वल वेल्थ और डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज, सभी को उतना ही रिसोर्सेज मिलना चाहिए। उसके बाद क्या है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अगर वो मेन उतना काम कर रहा है, इमेजिन करो मेन 5 आवर्स काम कर रहे हैं तो उनको इतना रुपीज़ मिल रहा है, एक सर्टेन अमाउंट। और वेमेन कर रही हैं तो उनको भी उतना ही सर्टेन अमाउंट मिलना चाहिए। उसके बाद डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ वर्कर्स। तो वर्कर्स जहाँ काम कर रहे हैं उनको एक डिसेंट स्टैंडर्ड्स होना चाहिए काम करने का। उसके बाद राइट टू वर्क एंड असिस्टेंट ड्यूरिंग अनएम्प्लॉयमेंट। राइट टू वर्क होना चाहिए और जो भी अनएम्प्लॉयमेंट में हैं उनको और मतलब अच्छा अच्छा वर्क प्रोवाइड करना चाहिए कि वो एम्प्लॉयड हो और उस फील्ड में जाएं। उसके बाद हेल्प फॉर यूथ, चिल्ड्रंस एंड एडल्टली। गवर्नमेंट का राइट होता है जो भी हमारे यूथ है, चिल्ड्रंस है और एडल्टली को हेल्प करने का। उसके बाद अब हम लोग लिबरल प्रिंसिपल देखते हैं। सोशलिस्ट कंप्लीट हो गया। लिबरल में क्या क्या आता है? तो लिबरल में पहला आता है फ्री एजुकेशन चिल्ड्रन फॉर चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स। तो सरकार का राइट होता है कि वो 14 ईयर तक के सारे चिल्ड्रंस को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करें। राइट नहीं, ड्यूटीज़ होता है, मतलब कि उनको एक तरह से मैंने बताया ना डीपीएसपी इन्फोर्सेबल नहीं होता है, तो ये सरकार का एक तरह से एक्सपेक्टेशन होता है कि उसको ये फॉलो करना है। उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल सिटीज़न। सारे सिटीज़न के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। और आप बताओ मेरे को कमेंट करके कौन स्टेट है ऐसा पहला जो यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई किया है फर्स्ट टाइम। मैंने आपको बताया था करेंट में। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड हिस्टोरिकल प्लेसेस। हमारे यहाँ जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, यूनेस्को साइट्स हैं, प्लेसेस हैं, फोर्ट हैं, उसको प्रोटेक्ट करना हमारे सरकार का राइट है। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये वाइल्ड लाइफ जितने भी फॉरेस्टेज हैं, वाइल्ड लाइफ है, उनको प्रोटेक्ट करना। पर ये आज के टाइम हो नहीं रहा है, ये सबसे बड़ा है। जैसे अभी अरावली वाला जो केस चल रहा है, आपने नहीं देखा होगा अरावली वाला वीडियो तो आप लोग जाके देखना, वहाँ मैंने सब डिटेल में वो कवर किया है उसका बैकग्राउंड। उसके बाद सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव। जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव का अलग अलग सेपरेशन होना चाहिए, कोई भी एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर ना करे। एग्जीक्यूटिव अपना लॉ इम्प्लीमेंट करे, जुडिशियरी अपना जो भी कानून व्यवस्था है वो सब मेंटेन करके चले।
उसके बाद वर्कर का पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्री मैनेजमेंट, तो ये आता है किसमें, लिबरल प्रिंसिपल में आता है। अब हम लोग आते हैं गांधीयन प्रिंसिपल। तो गांधीयन प्रिंसिपल में क्या आता है, तो इस्टेब्लिश पंचायत सिस्टम फॉर लोकल गवर्नमेंट, हर लोकल गवर्नमेंट में पंचायत सिस्टम होना चाहिए। जो भी ड्रग्स और अल्कोहल्स होते हैं उनको बैन करने का है, प्रोहिबिशन है। ऐसे भी ये इलीगली है, बहुत सारे स्टेट्स में तो अल्कोहल भी बैन है। उसके बाद प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज़, जो भी छोटे मोटे कॉटेज इंडस्ट्रीज़ है उसको और प्रमोट करना स्टेट का ये राइट होता है। उसके बाद जो भी काउ स्लॉटर हो रहा है उसको रोकना, बंद करना। और जो भी वीकर सेक्शन जो के लोग होते हैं सोसाइटी में उनको और आगे बढ़ाना, प्रमोट करना, हेल्प करना, स्कीम्स देना, गवर्नमेंट का ये सब अधिकार होता है। ये किस में आता है, तो गांधीयन प्रिंसिपल में आता है। और एक और मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, जैसे गांधीयन प्रिंसिपल में ज़्यादातर वही सब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स, इंडस्ट्रीज़, कॉटन इंडस्ट्रीज़, ये सब ही आता है। तो आप लोग अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आप लोग इसको एलिमिनेट करके ऑप्शन बना सकते हो। उसके बाद हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन देखते हैं डीपीएसपी का। तो कैसे इसको स्थापना किया गया, फाउंडेशन हुआ, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन सिमिलर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935, इसके अंडर डीपीएसपी का फाउंडेशन स्टोन रखा गया। और भीमराव अंबेडकर डीपीएसपी को एक और चीज़ से कहा उन्होंने, क्या कहा, तो नॉवल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो डीपीएसपी को अगर क्वेश्चन आए कि डीपीएसपी इज कॉल्ड एज नॉवल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, किसने कहा, तो हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा। तो ये था। अब हम लोग डीपीएसपी पे बहुत सारे फिलॉसफी लोग डिस्क्रिप्शन दिए हैं, वो देखते हैं क्या क्या है। तो डीपीएसपी को कंसाइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा कहा गया, तो ग्रॉनविल ऑस्टिन के द्वारा कहा गया। उसके बाद दूसरा मैनिफेस्टो ऑफ एम्स एंड एस्पिरेशन, ये किसने बोला, तो केसी वेयर। ये सारा नाम आप लोग अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है ये लिख के कि किसने बोला। उसके बाद केटी शाह ने क्या कहा, तो चेक पेबेबल बाय द बैंक ऑफ इट्स ओन कंसाइज, ये किसने कहा, तो केटी शाह ने कहा। उसके बाद मोरल रिस्पेक्ट फॉर स्टेट अथॉरिटी, बी एन राव ने कहा। बी एन राव क्या थे, वो भी आप कमेंट करना। हमारे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था तो उनमें बहुत सारे लोग को मिला था पोस्ट, उसमें एक बी एन राव भी थे। उसके बाद ये फिलॉसफी ख़त्म हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल्स ऑफ डीपीएसपी देखते हैं। जो भी मैंने सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल प्रिंसिपल बताया, जितने भी उसमें थे वो सारे आर्टिकल्स हैं। तो अब हम लोग लाइन बाय लाइन आर्टिकल कवर करते हैं। तो पहला आर्टिकल आता है आर्टिकल 36। तो आर्टिकल 36 क्या है, तो डिफिनेशन ऑफ स्टेट है। डेफिनेशन ऑफ स्टेट सिमिलर है जो आर्टिकल 12 में है, जो फंडामेंटल राइट में मैंने आपको आर्टिकल 12 बताया था, वही डिफिनेशन आर्टिकल 36 का है स्टेट में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। 37 क्या है, नेचर ऑफ डीपीएसपी। नेचर ऑफ डीपीएसपी क्या है, तो डीपीएसपी है नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है। आप इसको कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं कर सकते हो। अगर इमेजिन करो जैसे आपको स्टेट कोई अधिकार नहीं दे रहा है आपको, तो आप उसको ये जाके चैलेंज नहीं कर सकते हो। अगर वो डीपीएसपी के अंदर आ रहा है कि हमको ये चीज़ चाहिए, अगर वो फंडामेंटल राइट में आ रहा है तब आप जाके चैलेंज कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट पे। पर डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल होता है, वो आप जाकर इन्फोर्स नहीं कर सकते हो कोर्ट को। तो ये गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड हो, पर ज़्यादातर ये एक्सपेक्टेड होता है कि गवर्नमेंट अप्लाई करेंगी, पर ये मैंडेटरी भी नहीं होता है कि अप्लाई हो गई। जैसे एग्जांपल में यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये डीपीएसपी में है पर सारे स्टेट अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके बाद आता है आर्टिकल 38। 38 क्या है, तो वेलफेयर स्टेट्स। इसमें क्या आता है, तो स्टेट टू बी प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल थ्रू जस्ट सोशल ऑर्डर। तो स्टेट का अधिकार है जो भी पीपल का वेलफेयर्स हैं, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ इनकम्स होना चाहिए, रिड्यूस करना स्टेटस, जितने भी जैसे ज़्यादा ज़्यादा जो जो अमीर लोग हैं और जो एकदम गरीब है उनके बीच में थोड़ा सा मतलब और पुअर को और आगे बढ़ाने के लिए स्कीम्स होना चाहिए। इसको कब ऐड किया गया, तो 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया। और हाँ, जैसे सारा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट भी बहुत एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो आपने वो भी कवर नहीं किया हो तो आप जाके वो वीडियो कवर करना, मैंने किया है अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट। तो एग्ज़ाम में ये सब चीज़ जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ सब पहले इंपॉर्टेंट ही पढ़ा रही हूँ एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो आप लोग पहले अमेंडमेंट देख लेना तो क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन आर्टिकल किससे है हुआ है। उसके बाद आर्टिकल 39 क्या है, तो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी। ये ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हो, LDC PHC। तो L से क्या होता है, तो लिवलीहुड सिक्योरिटी। उसके बाद B से क्या होता है, B में क्या है, तो LDC है। तो D मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल ऑफ रिसोर्सेज टू सबसर्व कॉमन गुड्स। तो मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट करना, रिसोर्सेज को सभी को कॉमन गुड्स कॉमन यूज़ के लिए।
उसके बाद सी से क्या है, तो अवॉइड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो बहुत लोग जो अमीर होते हैं वो अपना वेल्थ एकदम ये कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट करते जा रहे हैं, एक ही लोग के पास इतना पैसा होते जा रहा है, तो उसको अवॉइड करना। पी से क्या हुआ, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो मैंने बताया था कि जितना आप पे करोगे आपको इक्वल, जितना आप काम कर रहे हो उतना ही आपको मिलेगा, चाहे वो आप मैन हो या वुमेन हो। उसके बाद एच से क्या, हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर। सी से चिल्ड्रंस डेवलपमेंट, इसको कब ऐड किया गया था, तो 42 अमेंडमेंट एक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आर्टिकल 39A, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो आप लोग नोट डाउन ही करना। फ्री लीगल एड टू पुअर, इसको भी 42 से किया गया था, तो इसको अब हम लोग और आगे देखते हैं क्या है। तो 39A में क्या है, फ्री लीगल एड। ये क्या क्यों आया, तो इसको इक्वल जस्टिस को प्रमोट करने के लिए कि सभी को इक्वल मतलब जस्टिस मिलना चाहिए, किसी को भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी में। उसके बाद आर्टिकल 40 में क्या आता है, पंचायत सिस्टम। इसको किसके अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था 1992 में। इसको ऐड किया गया था पंचायत सिस्टम को हमारे डीपीएसपी में। क्या है ये पंचायत सिस्टम, तो जो भी विलेज पंचायत है उसको एज अ यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए इसको लाया गया था। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, आर्टिकल 41 क्या था, तो 41 है राइट टू वर्क। राइट टू वर्क में क्या है, तो सभी को काम करने का अधिकार है, एजुकेशन का अधिकार है, पब्लिक असिस्टेंस का अधिकार है, तो इसके अंडर ये सब आता है। फिर 42 में लेबर्स राइट, तो हमारे लेबर लोग का जो जो राइट्स है वो इसमें आर्टिकल 42 में आया है। तो इसमें क्या है, तो एक उनको एक ह्यूमन कंडीशन देना चाहिए वर्क का, ऐसा भी नहीं है कि एकदम डेडली जगह पे वो काम कर रहे हैं विदाउट एनी सेफ्टी, तो ये है इसमें। उसके बाद जो भी वेमेंस प्रेग्नेंट है उनको मैटरनिटी लीव देने के लिए कि वो उनको हेल्प हो, इसको कब ऐड किया गया, तो 42 से ऐड किया गया, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं आर्टिकल 43 में। 43 में क्या है, लिविंग वेजेस। तो जो भी हम इन स्टेट को इंश्योर करना है जितने भी लिविंग वेजेस और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ सभी लोग को देने का, अच्छे अच्छे स्कीम्स जो भी होते हैं हम हमारे यहाँ स्टेट्स को इम्प्लीमेंट करने का, कि लोग का स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग और बढ़े। उसके बाद आर्टिकल 43A में क्या आता है, वर्कर पार्टिसिपेशन। वर्कर का पार्टिसिपेशन होना चाहिए इंडस्ट्री मैनेजमेंट में, उसको और से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, अच्छा कंडीशन देना चाहिए, तो और अब लोग आएँ, वर्कर्स लोग आएँ फैक्ट्रीज़ में, और इनडायरेक्टली क्या डायरेक्टली हमारा देश का डेवलपमेंट हो इसमें। उसके बाद आर्टिकल 43B में क्या आता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसको कब ऐड किया गया, तो 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया। इसमें क्या, तो वॉलेंट्री फॉर्मेशन, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट, जितने भी इसमें क्या बोलते हैं प्रोफेशनल मैनेजमेंट्स हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को के लिए इसमें ऐड किया गया। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। सभी सिटीज़न जो भी इंडिया के सिटीज़न हैं उनके लिए एक कॉमन लॉ होना चाहिए, सिविल लॉ, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट एंड रिलीजन। तो ये है आर्टिकल 44। फिर आता है आर्टिकल 45 में क्या, अर्ली चाइल्डहुड केयर। ये कब ऐड किया गया था, तो 86 अमेंडमेंट एक्ट से इसको अपडेट किया गया था, और ये किस ग्रुप को कवर करता है, तो 0 to 6 ईयर के जो बच्चे हैं उनको इसमें कवर करता है। और स्टेट का राइट है चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन देना बच्चों लोग को जो 0 से 6 ईयर के बीच में आते हैं। उसके बाद आर्टिकल 46 में क्या है, तो अपलिफ्टमेंट ऑफ ST SC एंड वीकर सेक्शन। तो इस आर्टिकल में क्या है, तो प्रमोशन करना, मतलब जो भी हमारे ST SC और वीकर सेक्शन के लोग हैं उनको अच्छा एजुकेशन फैसिलिटी और इकोनॉमिक इंटरेस्ट देना, रिजर्वेशन देना, तो ये इसके पार्ट में आता है आर्टिकल 46 के पार्ट में। 47 क्या है, तो पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। स्टेट को इंश्योर करना है कि जो भी उनके स्टेट्स में अच्छा लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए, सैनिटेशन होना चाहिए, पब्लिक हेल्थ का ध्यान देना चाहिए, तो ये इस आर्टिकल में आता है आर्टिकल 47 में। आर्टिकल 48 क्या है, तो एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो इसमें क्या है, तो इस आर्टिकल में कि स्टेट अपने स्टेट्स में अच्छे अच्छे एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़, इक्विपमेंट्स, मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर्स में। जो भी कैटल्स हैं उनका ध्यान रखना, उनको प्रोटेक्ट करना, ये इस आर्टिकल में आता है। फिर इसके बाद कौन आर्टिकल है, तो आर्टिकल 48A है, इसमें इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन है। ये कब ऐड किया गया, तो आर्टिकल 48A में क्या है, इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन करना, तो इसको ऐड किया गया था 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से।
48A को सेफ गार्ड करने के लिए जो भी फॉरेस्ट हैं और वाइल्ड लाइफ हैं उसको। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 49। इसमें क्या है, तो मोनूमेंट प्रोटेक्शन है। तो जो भी हमारे हेरिटेज साइट्स हैं, मोनूमेंट्स हैं, उनका जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस रखते हैं, जैसे ताजमहल या और भी जो भी हैं साइट्स, उनको प्रोटेक्ट करना, जो भी स्टेट्स हैं उनके जो जो फोर्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना इसके अंदर आता है। उसके बाद क्या है, आर्टिकल 50। तो आर्टिकल 50 क्या है, तो जुडिशियरी इंडिपेंडेंस। तो मैंने आगे बताया था आपको कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अपना सेपरेट पावर होना चाहिए, कोई भी एक दूसरे में इंटरफेयर ना करे, ना ही कोर्ट एक में करे, ना पार्लियामेंट करे एक दूसरे में इंटरफेयर, और दोनों को अपहोल्ड फेयरनेस। तो फेयरनेस से काम हो, कोई भी ऑनेस्टी से सब चीज़ काम हो, तो ये आर्टिकल 50 इंश्योर करता है। और लास्ट आर्टिकल डीपीएसपी का क्या है, तो आर्टिकल 51। इसमें क्या है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप। तो इसमें क्लॉज के वाइज है, तो 51A में क्या है, तो इसमें है प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। हमारा जो भी इंटरनेशनल पीस है, सिक्योरिटी है कंट्री का, उसको प्रमोट करना इंटरनेशनली। उसके बाद मेंटेन ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशन। तो जो भी नेशंस हैं हमारे बाहर के, जो बाहर फॉरेन कंट्री है, उनमें रिलेशन मेंटेन करना। इसका बेस्ट एग्जांपल है रशिया। उसके बाद रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉज एंड ट्रीटी एंड ऑब्लिगेशन। तो जो भी लॉज बनते हैं, जैसे यूएन का लॉ, WTO का लॉ, जो भी है उसको रिस्पेक्ट करना, प्रोटेक्ट, और जो भी ट्रीटीज़ बन रहे हैं उसको ऑब्लिग करना, इस क्लॉज में आता है। उसके बाद डी क्या है, तो इनकरेज आर्बिट्रेशन फॉर इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। तो जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हो रहे हैं उसको ख़त्म करने के लिए, तो ये सब इसके पार्ट में आते हैं। तो आर्टिकल 51 ख़त्म होता है। तो अब मैंने जब आपको बताया था जो भी सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल है, उसमें कौन कौन सा आर्टिकल वाइज आप एक बार देख लो। तो 38 आर्टिकल, 39 प्रोटेक्शन वाला, फिर 39A फ्री लीगल एड, 41, 42 और 43, उसके बाद 43A, 47, ये सब किस में आता है, तो सोशलिस्ट में आता है। आपको मैंने सारा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया सारा। उसके बाद गांधीयन में कौन कौन सा आर्टिकल आता है, तो 50 आता है पंचायत, 50 नहीं 43 कॉटेज इंडस्ट्रीज। उसके बाद 43B कोऑपरेटिव सोसाइटी, 46 में ST/SC वाला और वीकर सेक्शन का। उसके बाद 47 ड्रग्स और अल्कोहल वाला था। 48 काऊ का स्लॉटर और जो भी कैटल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना। उसके बाद ये गांधीयन ख़त्म। और लिबरल में क्या क्या आता था, तो 44 आता था इसमें, 45, 48, 48A, 49 और 50 और 51, ये सारे आते हैं किस में, लिबरल्स में आते हैं। तो यही था सारा DPSP। मैंने आपको डिटेल वाइज सारा कवर कर दिया। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से आप लोग इसको अच्छे से सारा पढ़ के जाना, लाइन बाय लाइन, माइंड मैप के थ्रू, और अच्छे से आपको रिवीजन होगा। और आपको ये सब PDF मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं पिन कर दूँगी। और आप इसका जाके क्विज़ भी अटेम्प्ट करना। मैंने SSC विद्या का भी आपको नीचे लिंक दे दूँगी, उससे जाके आप सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हो। क्योंकि आप जैसे भी रिवाइज करोगे तो आपको उसके बाद डायरेक्ट आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको और इंश्योर हो जाएगा कि आपको इस चैप्टर को सारा चीज़ याद हो गया है। और जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ आप उसी वे में आर्टिकल याद करोगे ना, तो आपको इतना बर्डन नहीं होगा कि इतने सारे आर्टिकल्स हैं, आपको सारे आर्टिकल्स याद करना है। तो यही था। आपको अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट करना, नेक्स्ट चैप्टर पे पढ़ना वो भी कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।